ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा मॉडर्न इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन पार्ट 3 चैप्टर 3 पार्ट 3 लेकर आया हूँ, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हमारे जो शेड्यूल दिया गया है कि क्या क्या चल रहा है हमारा। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, और दोपहर के 4 बजे इंडियन पॉलिटी के ऊपर चर्चा करते हैं हम एम लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में आप क्लिक कर कर वीडियोस को देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 10th मई 2020 से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हर किसी को दे दीजिए आप, ताकि अब यहाँ पर क्लासेस शुरू होने वाली है। 1000 जीके वन लाइनर फ्रॉम लूसेंट, ये हमारी सीरीज शुरू हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर इस चैनल को वहां जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 6 नंबर, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। इसका मतलब संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, माने संसद की पावर और सुप्रीम कोर्ट की पावर। ओके, तो इसको लेकर अभी हम लोग बात करेंगे, कौन पावरफुल है कौन नहीं है। ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, while the principle of judicial supremacy with that of the American Supreme Court। बहुत अच्छे तरह से क्लियर होगा, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जो हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, जिस तरीके से ब्रिटेन में पार्लियामेंट काम करता है उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी काम करता है। सेम प्रोसीडियर को हम लोग फॉलो करते हैं। जबकि न्यायालय की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है, और इसका ठीक ऑपोजिट जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में क्या होता है, एकदम टॉप लेवल पर होता है, जबकि आप ब्रिटेन में देखिएगा तो वहां पर क्वीन टॉप लेवल में है, वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं है टॉप लेवल में। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट टॉप लेवल पे है, माने उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होता है। वैसे ही हमारे इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही इजी पॉइंट था, इस तरीके से मैंने आपको समझाया, अदरवाइज कंफ्यूजन रह ही जाता है। तो बस आपको दो ही चीज याद रखनी है, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट लिया और हमने सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया। सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम differ from the British system, the scope of judicial review power of Supreme Court in India narrower than that of what exists in US। अब देखिए इसमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली, जिस प्रकार से हम लोग के यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, ओके, पार्लियामेंट के सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। अभी हमने बात किया कि ब्रिटिश में जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमने उसी कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ब्रिटिश की जितनी पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है, आप कहेंगे नहीं सर इंडिया की पॉपुलेशन अलग है, ब्रिटिश की पॉपुलेशन अलग है, ब्रिटेन की। इंडिया की जो जनसंख्या है उनका जो बिहेवियर है फॉर कास्ट है ना, रिलीजियस, तो यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट अलग है। वहां पर जो न्याय बनेगा है ना, वहां पे यहाँ पर क्या है, आपकी SC ST OBC है ना, ये बहुत कुछ आ जाते हैं, और ब्रिटेन में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मतलब पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अलग होगा ही होगा। तो वहां का कॉन्सेप्ट माने हमने स्ट्रक्चर ब्रिटेन का ही लिया है। जिस तरीके से ब्रिटेन में लोअर हाउस अपर हाउस ये सब होते हैं, वैसे ही हमारे इंडिया में भी लोअर हाउस अपर हाउस ये सब होते हैं। लेकिन मैं काम की अगर बात करूं तो ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में वहां पर स्पेसिफिक जो रूल्स होते हैं वो फिक्स है। पार्लियामेंट जो है जैसे प्रोसेस काम करता है वैसे ही कर रहा है। लेकिन इंडिया में क्या है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन काम करते हैं, रिलीजियस काम करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। कास्ट वाइज यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं।
ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है। अब जिस तरीके से देखिए, हमने अमेरिका से जिस तरह से कॉन्सेप्ट को लिया, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है, इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यह डिफरेंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट माने अमेरिका में क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन ले लेता है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन इंडिया में क्या होता है, आप न्यूज सुनते होगे, कभी सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लिया तो उसको दूसरे जगह में चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट अगर फांसी की सजा दे रहा है किसी को, तो वो प्रेसिडेंट उसको माफ कर देता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो यही मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट की पावर इंडिया में अमेरिका की पावर से थोड़ी कम हो जाती है। तो ये बड़ा रीजन है। अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनोगे, अगर एक बार ना समझ में आए, वीडियो को बार बार आप देखिए, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, मुझे लगता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल का भी यूज किया और प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड पास्ट को लेकर भी मैं बात किए जा रहा हूँ आपसे। अब देख लेते हैं। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ against that the procedure established by law contained in Indian Constitution Article 21। मतलब ऐसा इसलिए, ऐसा क्यों है, माने सुप्रीम कोर्ट की पावर सुप्रीम वहां पर ज्यादा है, यहाँ पर कम क्यों है ना, वहां के मुकाबले, माने अमेरिका के मुकाबले। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिकी संविधान में विधि की नियम प्रक्रिया है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो लिख दिया गया, जो संविधान बोल दे रहा है, वही फाइनल हो जा रहा है, ठीक है। जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। आर्टिकल 21 आप देखे होंगे कि जीवन की स्वतंत्रता, इमरजेंसी अगर लागू हो जाए तो इमरजेंसी में आर्टिकल 20 और 21 क्या होते हैं, सस्पेंड नहीं होते। तो सस्पेंड कौन सा आर्टिकल नहीं होता, 20 और 21 इन इमरजेंसी। तो ये होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ओके, इसका मतलब प्रोसीडियर एस्टैब्लिश बाय लॉ। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपसे कोई पूछे इंडिया में कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, तो आप कहेंगे प्रोसीड्योर स्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जिस तरीके से हमारे यहाँ कानून लागू होते हैं, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या और कहीं पर लागू करवाते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। The framers of Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of the parliamentary sovereignty and the American principle of judicial supremacy। मतलब इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता में के बीच उचित संतुल्य बनाने की प्राथमिकता दी है। मतलब जिस तरीके से ब्रिटेन में जो आपका पार्लियामेंट है काम करता है, हम अगर उस पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट को 100% उतार लेते हैं हमारे इंडिया में, माने जिस तरीके से ब्रिटेन में पार्लियामेंट काम करता है, उसी तरीके से अगर हम इंडिया में उस पार्लियामेंट की कॉन्सेप्ट को 100% तरीके से अगर लागू कर देते, तो आज जो यूनिटी है हमारे बीच में, वो यूनिटी नहीं रहती। क्योंकि आप देखिए कास्ट वाइज यहाँ पर डिफरेंस है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, तो यहाँ पर उस लॉ को संभालना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए हमारे यहाँ संसद भी अलग अलग है अकॉर्डिंग टू स्टेज वाइज। जैसे पंचायत स्टेज में आ जा रहा है, स्टेट आ जा रहा है, सेंट्रल आ जा रहा है, ये बहुत कुछ हम लोग फॉलो करते हैं हमारे यहाँ पर। तो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट को अपनाया है, लेकिन 100% नहीं, उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू आवर जितने भी हमारे जो बाउंड्री एरियाज उसको सोचते हुए। सेम उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका की, वहां का जो कॉन्सेप्ट है हमने उसको अपनाया है, लेकिन 100% नहीं अपनाया है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ही सबसे ज्यादा पावरफुल है ना। तो अब ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है और अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। तो हम पावरफुल किसको माने, इसीलिए हमने मिडिल पाथ अपनाया। ना तो हम पार्लियामेंट को ज्यादा पावर देते हैं, ना ही हम सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर देते हैं। सबसे ज्यादा पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए हम लोग कहते हैं संविधान ही लास्ट स्टेज होता है। माने संविधान ही सब कुछ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ है। ओके, अब आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज as unconstitutional through its power of judicial review। अब देखिए, एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के
तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जिस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट, संसद कोई कानून ला दे, अगर वो कानून जुडिशियल रिव्यू में चल जाए, माने सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर तहकीकात करे और वो कानून सही ना हो हमारे पब्लिक के लिए, है ना, जनता के लिए वो कानून अच्छा ना हो, सही ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके उस कानून को स्टॉप कर सकता है। तो यहाँ पावर किसकी नजर आ रही है? सुप्रीम कोर्ट की। अब आगे देखिए, द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, संसद हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर है, वो भी अकॉर्डिंग टू अपने पावर के अनुसार उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पर दोनों ही काम हमारे यहाँ चलते हैं, ना तो सुप्रीम कोर्ट को हाई पावर दी गई है, ना ही पार्लियामेंट को पावर ज्यादा दी गई है। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? सबसे ज्यादा पावर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और दोनों के मीट पाथ को हमने अपनाया है, कभी सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो जाता है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन कभी पार्लियामेंट पावरफुल हो जाता है। तो आपको याद रखना है मिडिल पाथ है ये हमारा, ओके। ना ही हमने सुप्रीम कोर्ट के 100% कॉन्सेप्ट को अपनाया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में पावरफुल है और जिस तरीके से ब्रिटेन में पार्लियामेंट पावरफुल, हमने दोनों के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया। हमने स्ट्रक्चर को अपनाया कि उन लोग काम किस तरीके से करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया। आई होप आपको 100% क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, मतलब एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। The Indian Constitution establishes a judicial system that is integrated as well as independent। इसका मतलब समझते हैं, भारतीय संविधान एक न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है। अब जाहिर सी बात है, न्यायिक प्रणाली तो है, वो कोई भी अगर कानून लेकर आए तो वो कानूनी तो होता है, वो कोई भी एक्ट अगर पास कर दे, कोई बिल लेकर आए तो कानूनी तो होता है वो, जो एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। जो क्या होता है ना कि यूनिटी होने के साथ, एकीकृत होने के साथ, ओके, उसमें क्या होता है ना कि एकीकृत मतलब बहुत सारे लॉस को रखा जाता है और साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंट भी है, वो कानून खुद ही बनाता है और वो स्वतंत्र भी है, वो इंडिपेंडेंट भी है। माने कानून बनाने की पावर भी उसी के पास है और कानून को लागू करने की पावर भी उसी के पास है, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ये। Supreme Court stand at the top of the integrated judicial system in the country। सुप्रीम कोर्ट देश में एकीकृत न्यायपालिका में सबसे ऊपर है। अब एकीकृत न्यायपालिका मतलब अगर सपोज किसी के ऊपर कोई केस हुआ है, ठीक है, किसी के ऊपर कोई केस हुआ है तो लास्ट स्टेज क्या है? सुप्रीम पावर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अब किसी को अगर फांसी की सजा हुई है स्टेट में, कोई हाई कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे दिया है, तो वो फांसी की सजा अगर वो माफ करवाना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसमें फांसी की कोई चेंजेस नहीं हो रही है सजा, तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर जाता है। लेकिन लास्ट स्टेज कौन सा है? तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हेड बॉडी कौन सी है? वो है एकीकृत न्यायपालिका। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब उसी का निर्णय फाइनल माना जाता है इंडिया में, लेकिन फांसी की सजा को लेकर वो प्रेसिडेंट के पास पावर चल जाती है। आगे देखें, देयर आर हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल। उसी तरीके से जिस तरीके से पावर सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट की होती है, माने सबसे ऊपर जो रहता है टॉप में, उसी तरीके से स्टेट में अगर बात करें तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय होता है। आप तो जानते ही स्टेट में अगर कोई केस आए तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कहाँ पर? तो आपको पता है वो जो हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है स्टेट का? वो होता है उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट होता है। वहां हाई पावर होती है उसकी, माने उस स्टेट में उसका पावर ही सबसे फाइनल माना जाता है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन सेंट्रल की अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट है पावर में। तो इसका मतलब एकीकृत जो है वो आपके इंटीग्रेटेड कौन है? वो आपकी सुप्रीम कोर्ट है। अंडर हाई कोर्ट देयर आर हायरार्ची ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट। मतलब उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालय और अन्य निचली अदालतों का एक पदानुक्रम होता है। अब सिंपल सी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन कौन होता है? हाई कोर्ट होते हैं। जितने भी हाई कोर्ट होंगे वो सब सुप्रीम कोर्ट के नीचे होंगे। अब लेकिन अगर ऑपोजिट में बात करें, अगर हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट के नीचे बाकी सब छोटे छोटे जितने भी हाई कोर्ट आप देख रहे हैं, जितने भी आप रीजनल कोर्ट देख रहे हैं,
चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे कोई भी निचली अदालत हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या अदर लोअर कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, तो ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी केस अगर हो तो फाइनल कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का केस कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो गाइज आपको कमेंट बॉक्स पर ये बताना है कि अगर सपोज किसी को सॉरी कोई स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर अदर लोअर कोर्ट किसी को क्या फांसी की सजा दे सकता है। आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अदर लोअर कोर्ट जो है किसी भी पर्सन को फांसी की सजा दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर आंसर बताइए। दिस इज सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स enforces both the central law as well as the state laws, unlike in USA where the federal law are enforced by the federal judiciary and the state law are enforced by the state judiciary। मतलब न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। अब देखिए न्यायालयों का एकल तंत्र का मतलब यहाँ पर यूनिटरी है ना, यूनिटी है न्यायालयों के बीच। अगर किसी के पास केस जाता है तो वो ऊपर ऊपर करके हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। और जो पावर सेंट्रल के पास होगी, है ना, वो क्या करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट है अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, वो पावर को डिवाइड करता है, वो बताता है कि आपको किस हद तक काम करने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो वो पर्सन हाई कोर्ट जा सकता है। तो यहाँ पर यही होता है एकल तंत्र। ओके, एकल तंत्र यहाँ पर बात की जा रही है, सिंगल सिस्टम, तो एक ही डिसीजन होगा। अगर किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने चोरी की सजा अगर सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट में है 3 महीने की, तो हाई कोर्ट में भी 3 महीने की होगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 3 महीने की होगी। ये डायरेक्शन जो गाइडलाइंस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट बना कर देता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका में संघ कानूनों को संघ न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम पावर एकल न्यायपालिका, जैसे अभी मैंने बताया सबके लिए कानून बराबर होगा, है ना। लेकिन अमेरिका में क्या, इसका ठीक ऑपोजिट है। वहां पर संघ कानून और जो संघ न्यायालय है उन लोग अपना अपना कानून खुद बनाते हैं। वहां पर सुपरमेसी बोल के कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए लिखा ही हुआ है, where the federal law is enforced by the federal judiciary and the state law enforced by the state judiciary। आई होप क्लियर हुआ होगा। लेकिन इंडिया में क्या है, सिंगल, जो एक ही लॉ सब जगह पास होगा। ठीक है, इसीलिए समझने में दिक्कत भी नहीं होती हमारे यहाँ पर, कि हम जानते हैं कि आईपीसी एक ही है हमारे यहाँ पे, इंडियन पेनल कोड एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अभी मैंने आपको बताया, द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप याद रखिएगा। ये पूछता है कि किसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, पार्लियामेंट बोल देगा, प्रेसिडेंट बोल देगा, हाई कोर्ट बोल देगा, सुप्रीम कोर्ट बोल देगा। आपको याद रखना है, जो गार्जियन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन होता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। हिंदी में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय संघ अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सपोज आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जाते टाइम पर अचानक आपके साथ छीना झपटी हो जाती है। ठीक है, अब आपका तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ। आप पुलिस स्टेशन में गए, वहां पर केस दायर करने गए। केस दायर जब आप कर रहे हो तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि पुलिस वाले ने केस लेने से मना कर दिया, तब आप क्या कर सकते हो, वो जो केस नहीं लिया है ना, पुलिस स्टेशन की तरफ से जो केस नहीं लिया गया, एफआईआर दर्ज सॉरी जो जीडी दर्ज नहीं की गई, आप कोर्ट में जा सकते हो। तो ये कोर्ट का मामला हो जाता है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स, संविधान का माने जो फंडामेंटल राइट्स किसके कंट्रोल में आ जाता है उस समय, सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट आपका जो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, जो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी रक्षा करता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। मतलब इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए इस तरह का जो डिसीजन ले रहा है वो, कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा रहा है ना,
आपके फंडामेंटल राइट्स को कवर कर रहा है, सुप्रीम पावर के रूप में काम कर रहा है, आपको गारंटी दे रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप फंडामेंटल राइट्स के दायरे में हैं, ठीक है। तो उसी के लिए उसको कुछ पावर दी गई है कि ऐसे थोड़ी कर लेगा यूज वो, तो उसको पावर तो चाहिए उसको यूज करने के लिए, तो वही पावर की बात करेंगे। क्या है पावर? माने प्रोविजन जो है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस, मतलब न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा रखता है ये। मान लेते हैं कि कोई केस चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अभी रिसेंट केस बाबरी मस्जिद, ठीक है, उसमें कुछ जजेस थे, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में मान लेते हैं कि 10 जजों ने इसको डिसाइड किया कि क्या निर्णय देना है, क्या डिसीजन देना है। अचानक क्या हुआ, पार्टी के प्रेशर के वजह से वो जितने भी जजेस थे उनको हटा दिया गया। मान लेते हैं हटा दिया गया, हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। अगर हटा दिया गया तो वो सुनवाई कौन करेगा? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल की सुरक्षा कर सके, जो सिक्योरिटी दे सके उनके टेन्योर को, किनके टेन्योर को? जजेस के टेन्योर को। ओके, कि कितने साल रहेंगे कितने साल नहीं रहेंगे वही सब बात होगी। फिक्स सर्विस कंडीशन फॉर द जजेस, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, और जो जजेस होंगे उनके लिए फिक्स कुछ सर्विसेज होंगी, फिक्स टाइम पीरियड होगा, कितने समय में उनको कितना काम करना है, ये सारा का सारा डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कंसोलिडेटेड फंड होता क्या है अभी बात करेंगे। भारत की संचित निधि, हिंदी वाले लिख लेंगे, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन होता है। देखिए मैंने पहले भी बताया था, जो फंड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, है ना, जिसपे मैं 2 पे ऊपर बात कर देता हूं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड जो होता है वो प्राइम प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है, फॉर डिजास्टर रिलीफ, इस सब के लिए यूज किया जाता है। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड माने संचित निधि की जो बात की जा रही है यहाँ पर, देखिए कंसोलिडेटेड फंड की बात की जा रही है, ये कहाँ क्या होता है, ये एक्चुअली क्या होता है कि जो टैक्सेस कवर किए जाते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, चाहे रेवेन्यू कलेक्ट करे, अपने एसेट्स को बेच के जो पैसा कमाए, या अपने एसेट्स पे इंटरेस्ट जो कमा रही है, किसी कंट्री को लोन दे रही है, किसी को लोन दिया उस पे जो इंटरेस्ट कमा रही है, सारे पैसे कंसोलिडेटेड फंड में रखे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो कंसोलिडेटेड फंड में सारे पैसे रखे जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो यहीं से सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको सैलरी दी जाती है, उनके जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे के सारे खर्चे कहाँ से होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड से। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, मतलब विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक। अगर विधायिका में क्या होता है ना, जो न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक क्या होता है, जो विधायिका में जो काम चल रहे हैं, और विधायिका मतलब जो पार्लियामेंट में, देखिए यहाँ पर जो पार्लियामेंट होता है, सॉरी लेजिस्लेचर जो होता है, उस पर अगर डिस्कशन चल रहा है किसी चीज को लेकर, और अगर सपोज किसी हाई कोर्ट में एग्जांपल लू, हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन ले लिया किसी चीज को लेकर, है ना, फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद को लेकर, सॉरी बाबरी मस्जिद नहीं, मैं एग्जांपल लेता हूँ फॉर एनआरसी के मुद्दे को लेकर, है ना, एनआरसी को अगर लेकर बात करूं, एनआरसी में अगर हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन ले लिया और वो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये डिसीजन सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी करेगा, उसे हम लोग रिट बोलते हैं। और रिट के पावर से, रिट 32 आर्टिकल्स 32 के तहत आता है, रिट जारी करेगा। उस रिट में ये लिखा रहेगा कि जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है वो गलत है, अपने निर्णय को, अपने डिसीजन को बैक करे। ठीक है, तो ये पावर किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, जो हाई कोर्ट के इस जजमेंट को क्या कर सके? प्रोहिबिट कर सके, रोक सके। आगे देखते हैं, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर रोक। विधायिका मतलब होता है वही हाई कोर्ट, ओके, जो लॉ को लागू कर रही है या पास कर रही है। तो जो न्यायाधीश के कामकाज पर रोक, अगर कोई पर्सन रिटायर हो गया है, ठीक है, माने सॉरी, ये सेवानिवृत्ति के बाद अदालतों में कामकाज पर रोक, अगर कोई पर्सन रिटायर हो गया, कोई जज अगर रिटायर हो गया है, तो वो अदालत के कामकाज को नहीं कर सकता दोबारा।
आपको याद रखना है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट के वहां से कोई रिटायरमेंट ले लेता है, रिटायर हो जाता है, फिर वो जो जज के काम को नहीं कर सकता, ये भी आपको याद रखना। अदर वर्क कर सकता है वो। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। माने अगर कोई गलत काम किया गया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही कोई गलत काम कर दिया गया हो, तो वो दंड भी दे सकता है, उसको पनिश भी दे सकता है। या फिर कोई भी पर्सन जिसने किसी को मार दिया, ठीक है, किसने किसी की हत्या कर दी, तो उसको भी सजा देने की शक्ति किसके पास होती है? फांसी तक की सजा देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखता है, जबकि हाई कोर्ट के पास भी पावर होता है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। और भी बहुत सारे काम है, जैसे कार्यपालिका जो होते हैं उसको न्यायपालिका से अलग रखना। जैसे पार्लियामेंट के पावर से अपने पावर को अलग रखने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, वो इंटरफेयर नहीं करने देता पार्लियामेंट को, इसीलिए वो क्या है? सोवरेन बॉडी है। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट क्या है? हमारी सोवरेन बॉडी है, माने जुडिशियरी। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब होता है मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहां पर आता है? पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। टोटल 22 पार्ट है, मैंने बताया था। 22 के जगह में अब 25 हो गए हैं, तो 22 जो पार्ट है, जो सॉरी थर्ड पार्ट जो है, तीसरा पार्ट जो है, आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 12 टू 35 याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। आर्टिकल 12 टू 35 के बीच में क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो ये कहां पर है? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स, ओके ये गलत है, 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन। मतलब संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अधिकार, यह अधिकार किस प्रकार है? इस तरह है। पहले देखिए जो मौलिक अधिकार थे फंडामेंटल राइट्स से, वो 7 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? पहले 7 हुआ करते थे, उसको अमेंड करके फिर हटा दिया गया, उस पर हम लोग बात करेंगे अभी। ओके, यहाँ देखते थे क्या क्या राइट्स दिए गए हैं आदमी को। देखिए आर्टिकल 12 एंड 13 जो है, आर्टिकल 12 एंड 13 जो है वो इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन है। लेकिन आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 माने 33, 34, 35 भी वैसे ही है। और शुरुआत के 2 और लास्ट के 3 जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, लेकिन बीच के जो है वो हमारे राइट्स में आ जाते हैं, एक्चुअल राइट। तो पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, उसमें फंडामेंटल राइट्स में कितने आपको ये पावर, ये दिए गए हैं राइट्स, वो देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में आता है, मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। हर एक आर्टिकल को लेकर हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ये सारे चैप्टर हैं आर्टिकल्स को लेकर, आप बेफिक्र रहिएगा। ये ओवरव्यू चल रहा है, और ओवरव्यू से ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब यहाँ पे क्या है कि रंग भेद, जाति, इन लोगों को लेकर, इन सब को लेकर डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15, अगर नहीं देखी आप देखिएगा। वहां पर आर्टिकल 15 मूवी का नाम ही रखा गया है, अनुच्छेद 15। तो उसमें क्या है ना कि रंग भेद को लेकर बात की गई है। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये कहां से शुरू हुआ था? शुरुआत तो आप देखोगे कि आप वैदिक सिविलाइजेशन से इसको देख रहे होगे। वैदिक सिविलाइजेशन से आप देख रहे होगे जो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक वैदिक सिविलाइजेशन का दौर रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वही जो प्रथा थी, वही ट्रेडिशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, वही ट्रेंड को हम लोग फॉलो किए जा रहे हैं। अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंट बहुत ही ज्यादा स्टर्न एक्शन लिए थे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे, लेकिन फिर भी आज भी वो दिक्कतें नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मुझे आज भी याद है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। राजस्थान में मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक गांव में मैं गया था, गांव में एक गरीब आया था पानी पीने के लिए, तो कुएं से वो पानी नहीं पी सकता था, ठीक है। रीजन ये था, वो कुआं था किसी और का, और वो गरीब जो था वो अछूत था, है ना। तो इसीलिए आज भी, माने मुझे ज्यादा साल नहीं हुए हैं गए हुए, लेकिन आप समझ सकते हैं आज भी वो ट्रेंड चले हुए आ रहा है।
तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा जो कर्तव्य है ना। तो इस तरह के बिहेवियर को इग्नोर करना चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, ठीक है, उसको रोकना चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकता, वो राइट्स है आपका। क्लियर? तो फंडामेंट राइट टू इक्वालिटी क्या है? वही अनटचेबिलिटी है, और भी फिर एजुकेशन को लेकर बात करेंगे, छुआछूत को लेकर बात करेंगे, बहुत कुछ है इसमें। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22, वही मैं बात कर रहा था आपसे, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है ना, प्रेस फ्रीडम, अभी हमने सेलिब्रेट भी किया था उसका डे। प्रेस फ्रीडम क्या है कि प्रेस जो है वो किसी के भी सामने किसी का भी डेटा कलेक्ट कर कर, माने वैलिड डेटा, वो पब्लिश कर सकती है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वो सही बातों को सामने रखेगी, इसी को कहते हैं प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो स्वतंत्रता उसके पास है, आपके पास भी स्वतंत्रता है, आप जिंदा रहने की स्वतंत्रता है, आपको फ्रेश क्लाइमेट जो है वो आपकी स्वतंत्रता है ना, फॉर एग्जांपल प्योर वाटर आपको चाहिए, वो आपकी स्वतंत्रता, ये सारे आपके राइट्स हैं। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी होंगे वो भी सब राइट्स में आ जाते हैं आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24, इसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24, मतलब कोई लेबर अगर कहीं काम कर रहा है तो ओवर टाइम जो उससे करवाया जा रहा है, ओवर टाइम के ऊपर में उसको पैसा दिए जाएंगे, किसी से आप जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। या फिर कोई बच्चा, फॉर एग्जाम्पल लेबर जैसे होता है ना, दुकान में छोटे छोटे जो बच्चे लोग दुकान में काम करते हैं, तो उन पर भी रोक है। 14 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, या किसी होटल या फिर कहीं कारखाने में काम नहीं करवा सकते, उसके लिए जेल की सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 टू 28, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब देखिए कोई भी धर्म अपनी पब्लिसिटी कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई अपनी म्यूचुअल निकाल सकता है पीसफुली, लेकिन उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है मतलब, लेकिन हाँ, अपना कोई इंस्टीट्यूशन है वहां पर वो धर्म की शिक्षा दे सकता है, वहां पे एजुकेशन दे सकता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगी, ये भी लिखा गया है, हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं अभी। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या है कि धर्म स्कूल में नहीं दिया जाएगा, पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट में आप कुछ भी करिए लेकिन पब्लिक स्कूल में नहीं दिया जाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 टू 30, कल्चरल सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, मतलब वही आप कहीं पर भी शिक्षा दे रहे हैं तो आपके अधिकार में होगा। शिक्षा का अधिकार आपके कंट्रोल में, आप कोई भी स्कूल तैयार करो, कोई भी इंस्टीट्यूशन तैयार करो, आप कमिटी बनाओ, कोई रोक टोक नहीं होगी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर होती है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की पावर को दर्शाता है, और कमेंट बॉक्स पर आपको बताना है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हाई कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल के तहत पावर आ जाती है, ठीक है। तो दोनों के पास पावर है, राइट टू रेमेडीज की, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। ओके, ये होता क्या है आखिर कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ काम किया तो उसके विरुद्ध में खड़ा होया जा सकता है। या फिर मैं अगर बात करूं, सपोज आपको नौकरी मिली, ठीक है, और आपको जैसे ही नौकरी मिली तो आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आ गया, आप ज्वाइनिंग जब करने गए तो वहां पर पता चला कोई और उस जॉब को कर रहा है, तो आप इसके विरोध में वहां ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर आपकी वहां सुनवाई नहीं होती है तो आप हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो वहां आपकी सुनवाई होगी डायरेक्टली, और उस बंदे को हटाकर अगर वैलिड हुआ तो आपको नौकरी दे दी जाएगी। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऐसे बहुत कुछ आ जाते हैं इसके अंदर, हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे तब बताऊंगा, मैं ओवरव्यू दिए जा रहा हूं आपको। द फंडामेंटल राइट्स आर मीन्ट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर सपोज मेरा क्वेश्चन है, अगर ये फंडामेंटल राइट्स आपके जीवन में नहीं होते, आपके लाइफ में नहीं होते, तो क्या आप इतनी स्वतंत्रता के साथ एकदम इतने फ्री हो के आप क्या काम कर सकते? आज आप घर में बैठकर लैपटॉप या फोन में मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप या फोन में मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, तो ये क्या पॉसिबल हो पाता अगर आपके पास राइट्स नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कैमराज लगे होते,
डायरेक्टली गवर्नमेंट आपके घर में फॉलो करती 24 घंटा। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, अगर आपको ये मजाक लग रहा हो तो मैं एग्जांपल देता हूँ। नॉर्थ कोरिया, आपने नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम कमेंट बॉक्स पर लिखिए। वो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनके तरफ से जो फ्रीडम, देखिए क्या फ्रीडम दी गई है। 10 तरह के हेयर कटिंग होंगे, वो भी उन्हीं के सेलेक्ट किए हुए, उससे अलग कटिंग नहीं होनी चाहिए हेयर की। आप डेटा को फॉलो कर सकते हैं, मैं मन से बना के कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। 10 तरह के हेयर कटिंग वही डिसाइड किए हैं कौन सा कटिंग होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही आपको ट्रेवल करना होगा, प्राइवेट व्हीकल्स वहां अलाउ नहीं है। ओके, वहां पर ऐसे ऐसे बंदिश किए गए हैं, कोई विदेशी अगर कैमरा का यूज कर रहा है आके तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या होता है, कोई परमिशन की दरकार नहीं है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। वहां जाकर आप प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बोल दीजिए वहां जो है, तो उनके बारे में कुछ बोलिए, आपको जेल की सजा हो जाएगी या फांसी की सजा हो जाएगी। इंडिया में आप कुछ भी बोलिए, यहाँ सब कुछ ठीक है, वहां प्रेस को फ्रीडम नहीं है। ऐसे बहुत कुछ है जो मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज डेमोक्रेसी के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी मुझे बहुत खराब लगता है कि हम इंडिया में रह के और इंडिया की बुराई करते हैं। आप खुद सोचिए, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है मेरे नजर में जो इंडिया के जैसी हो। इसीलिए मुझे गर्व भी होता है कि मैं इंडियन हूं। आपको भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कभी ध्यान से सोचिएगा, आप गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, गवर्नमेंट कभी आपको जेल में डालती है क्या? लेकिन यहीं पर आप कहीं और चल जाइए, आपको सजा हो जाएगी। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हमेशा अपने नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देना सीखिए। अब आगे देखिए, दे ऑपरेट a limitation on the tyranny of the executive and the arbitrary law of the legislature। मतलब ये कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। इसका मतलब है कि अगर जो कार्यपालिका है, मतलब जो पार्लियामेंट है या विधायिका है, या जो कानून को लागू कर रही है, जो कानून बना रही है, जो लॉ मेकर है या जो लॉ को पब्लिश कर रहे हैं, लॉ को लागू कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये कंट्रोल करती है। क्या करती है? उनको रेगुलेट करती है कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो इसमें चेंजेस करिए, नहीं तो हम इस लॉ को खत्म कर देंगे, इसको लागू नहीं होने देंगे। ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। और यही पावर आपके पास है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये पावर आपके पास कैसे है? थ्रू सुप्रीम कोर्ट, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते हो, आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू से आपको फंडामेंटल राइट्स की आजादी मिली गई है। आगे देखते हैं, they are justiciable in nature, that is they are enforceable by the court of their violation। मतलब उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। हाँ, अगर आपका उल्लंघन हो रहा है ना, आपके राइट्स का अगर हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, या आपके राइट्स को छीना जा रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। एग्रीव्ड persons can directly go to the Supreme Court which can issue a writ। अब देखिए आ गया, जब भी इसका उल्लंघन होता है ना, आपके ये फंडामेंटल राइट, ये जितने भी राइट्स, अगर किसी का हनन हो रहा है, आपके राइट्स को अगर फॉलो नहीं किया जा रहा, आपसे छीने जा रहे हैं ये राइट्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि राइट टू एजुकेशन एक होता है आर्टिकल, जो है वो आप बताइएगा, राइट टू एजुकेशन किस में आता है? तो राइट टू एजुकेशन क्या होता है? 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, कि फ्री ऑफ एजुकेशन दिया जाता है। लेकिन अगर आपके राइट्स का हनन हो रहा है, देखिए बच्चे तो जानते नहीं, और वैसे भी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, हर बच्चे की बात नहीं करूंगा, मैक्सिमम बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें वो माहौल नहीं मिलता है, वो स्ट्रक्चर नहीं मिलता है उन्हें, है ना। जब तक वो स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। आज आप मेरे लेक्चर को अगर फॉलो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको जॉब चाहिए। अगर आपको मैं कह दूं कि इसको पढ़ने से जॉब नहीं मिलेगा, तो आप क्या पढ़ेंगे? कभी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब तक आपको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आप उसका यूज कैसे करेंगे? तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। और एज अ सिटीजन, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मेरे लेक्चर को बस ऐसे ही सुन रहे हैं। लेकिन मैं उनके लिए भी यही कहूंगा कि देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका राइट्स है,
और हर एक पर्सन को अपने राइट्स के बारे में जानना चाहिए। इसीलिए मैं और सब्जेक्ट के बारे में नहीं कहता, लेक्चर आप मुझे फॉलो करिए, लेकिन मैं इंडियन पॉलिटी को लेकर बार बार कहता हूँ कि ये आपका राइट्स है, आपको अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या क्या है, आपके लिए क्या क्या किया गया है। नहीं तो आप कभी ना कभी किसी मुसीबत में अगर फंसते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप घबरा जाओगे, आप डर जाओगे। ठीक है, तो रिट्स जारी किए जाते हैं और यही रिट्स कहाँ आते हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल जो सुप्रीम हाई कोर्ट का है वो आर्टिकल आपको बताना है, उसमें भी हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो रिट जारी करने की पावर दो ही जन के पास होती है, एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पास पावर है, और किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट के पास पावर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये पावर क्या क्या है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, कोवरेंटो, ओके, ये सारे अधिकार होते हैं, ये सारे रिट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट लागू करता है। हिंदी में देखिए, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स के केस में बोला जा रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं लिखा गया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह आप जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आदमी कहाँ जाएगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ हाई कोर्ट, या दोनों जा सकता है, या नन ऑफ दिस। तो आप बोलेंगे दोनों तरफ जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी होती है पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर होती है रिट जारी करने के। लेकिन डिफरेंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है वो आप ही को बताना है, मैं नहीं बताने वाला। जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी करता है, इसको रिट या अभिलेख कहते हैं। अब देखिए, आप सोच रहे हो कि सर ये क्या है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, को वारंटो क्या है, हेबियस कॉर्पस क्या है, मैंडेमस क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, ये सारी बात करूंगा मैं। लेकिन आपके इस चैप्टर में जितना है मैं पहले उसको कवर करवाऊंगा, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज आपको इंडियन पॉलिटी कवर करवा रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मल लेक्चर लेता तो अभी तक मैं हर एक टॉपिक को कवर करवाता हूँ, हर एक पॉइंट को पकड़ के समझाता हूँ, लेकिन उस समय आपको कंफ्यूजन रहता, आपको कभी भी नहीं लगता कि मेरा पॉलिटी खत्म हो गया। इसीलिए मैं 100% पॉलिटी को खत्म करना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, तो आपको ये सारे बारे में पता होगा, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। The fundamental rights are not absolute and subject to the reasonable restriction। मतलब हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन यह अपरिवर्तनीय भी नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उसको भी छीना जा सकता है। आई होप आपको याद हुआ होगा, लास्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको ये बताया था कि आपके फंडामेंटल राइट्स को भी छीना जा सकता है, लेकिन वो सिचुएशन अलग होती है। वो सिचुएशन क्या होती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। हाँ, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता। आपके जो राइट्स है वो आपके ही रहेंगे, वो फंडामेंटल राइट से हटेंगे नहीं। जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है वो वहीं रहेंगे। आपके राइट्स फिर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सिचुएशन कब होगी, जब आपके राइट्स को छीन लिए जाएंगे। ओके, माने इसको 100% खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और ये बेसिक पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। केशवानंदा भारती मामले में हमने बात कर ली थी इसके मामले में। तब यहाँ क्या है, दे आर नॉट sacrosanct and can be curtailed or replaced by the parliament through a constitutional amendment act। मतलब संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अब देखिए, संसद को अगर ऐसा लगा, पार्लियामेंट को ऐसा लगा कि ये जो एक्ट है अब ओल्ड हो गया है, ऐसे नहीं हटा सकती, लेकिन ये ओल्ड हो गया है, अब इसकी दरकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अनटचेबिलिटी, इस दुनिया में सब कोई, माने इंडिया में सब कोई अच्छे लोग हो जाएं, कोई ऊंच नीच का डिफरेंस ना रखे, हर कोई एक दूसरे को इक्वल में देखे, सब कोई भाईचारा रखे, हर किसी को ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट अपना ले, हर कोई, है ना। तो क्या उस आर्टिकल की दरकार पड़ेगी, आर्टिकल 17 की? आप बोलेंगे सर नहीं। आर्टिकल 17 उस समय खत्म किया जा सकता है, या उसमें चेंजेस किया जा सकता, खत्म तो होगा नहीं, उसमें चेंजेस किया जा सकता है कि अब आर्टिकल 17 इस तरह का कॉन्सेप्ट में नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन ये काम कौन करेगा, ये पावर संसद के पास होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन के रूप में आपको बोलता हूं किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा इसका,
आपसे बोला जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स की क्या कटौती की जा सकती है, क्या उसको कम किया जा सकता है, आप बोलेंगे ऑफ कोर्स कम किया जा सकता है। वो कैसे, वो कौन करेगा? वो पार्लियामेंट के पास पावर होती है, संसद के पास पावर होती है कि वो कटौती कर सकती है, वो उसको कम कर सकती है। तो पावर किसके पास है? संसद के पास। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ओके, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर है? अदरवाइज ये एक्ट पास नहीं होगा, और इतने आसानी से एक्ट पास होता भी नहीं है। अब आगे देखिए, they can also be suspended during the operation of national emergency except the right guaranteed by the article 20 or 21। अनुच्छेद 20-21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। अब आपको एक चीज और बता दूं, 1975 में 1975 में इंदिरा गांधी ने एक इमरजेंसी लागू की थी, नेशनल इमरजेंसी। आई होप आपको याद होगा। नेशनल इमरजेंसी में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी मैं डिटेल में बताता हूं। इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि जो ऑपोजिशन वाले हैं, उस समय विरोध चल रहा था, ऑपोजिशन वाले हैं कहीं वो जीत ना जाए, उनको ऐसा डर था। तो उसी डर के वजह से उन्होंने प्रेसिडेंट को मनवा लिया, एग्री कर लिया, और एग्री करने के बाद उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता, ये भी आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी लागू करने की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और प्रेसिडेंट 3 एक्ट के द्वारा इमरजेंसी लागू करता है। आर्टिकल 352 माने आर्टिकल के तहत आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये 3 इमरजेंसी लागू किए जाते हैं। और एक और आर्टिकल वो स्टेट के लिए होता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो 3 इमरजेंसी होते हैं, 352, 356 और 360। 356 जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी को लेकर बात करते हैं। 360 जहां तक मुझे याद है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर बात होती है। और 352 आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है, 352 वो कौन सा जो है आर्टिकल जो है 352 वो किसको लेकर इमरजेंसी लागू किया जाता है, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अब देखिए, उस टाइम पे इमरजेंसी में क्या हुआ था कि आर्टिकल 20 और 21 भी क्या किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहां लिखा हुआ, अनुच्छेद 20-21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्र आपातकाल के दौरान स्थगित किया जा सकता है। अब आप खुद सोचिए ऐसा क्यों किया गया। अगर ये प्रोविजन पहले होता तो दरकार ही नहीं थी, क्यों मेंशन किया गया इसको? क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी ना, तो उस समय ये लाइन मेंशन नहीं थी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को आप कटौती कर सकते हो, माने उसको नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि ये जीवन से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन उस समय मेंशन नहीं था। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी आई 77 में, 1977 में जब कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी आई, तो आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने इसमें ऐड कर दिया कि आर्टिकल 20 और 21 का हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसको भी स्टॉप करवा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किसी की भी जान ली जा सकती थी बिना मतलब के, किसी को भी पकड़ के जेल में डाला जा सकता था बिना मतलब के। तो ऐसी सिचुएशन थी जिसके वजह से नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता। ये आपको क्लियर हो गया आखिर क्यों किया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी की वजह से ये किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पेशेंस बनाए रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे लाइन चल रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPSP। शॉर्ट में एग्जाम में कभी कभी आ जाता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। अब है भी, आखिर क्यों, इसके ऊपर हम बात करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्यों हम लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं पहले, नहीं तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। DPSP में क्या होता है ना कि स्टेट के ऊपर दायित्व रहते हैं, है ना, कि स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि स्टेट क्या क्या करेगा। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आदमी का बच्चा है, ठीक है, किसी आदमी का बच्चा है और उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आए, स्कूल से लेकर आए, उसको अच्छी शिक्षा दे, तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी तो स्टेट के ऊपर भी लागू होती है एज वेल एज पब्लिक के ऊपर भी लागू होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली बाध्यता नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, दे आर इम्यूरेटेड इन पार्ट 4। देखिए ये कहां पर है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। आपको याद रखना है, आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड है, यूनियन टेरिटरी ये सब से रिलेटेड है। आर्टिकल भाग की बात कर रहा हूं, पार्ट 1 किससे रिलेटेड है, यूनियन टेरिटरी बाउंड्री ये सब से रिलेटेड है। भाग 2 जो पार्ट 2 है वो आपकी सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपकी 12 to 35 वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है पार्ट 3। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है जो 36 से लेकर 51 तक रहेगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब देखिए इसको क्लासिफाइड किया गया 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वो क्या क्या है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, मतलब सामाजिक, गांधीवादी और उदारबौधी। अब इसके बारे में जानते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मीन फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका काम क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। का मतलब सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उसको बढ़ावा देता है ये। अब ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है, एक अच्छी शिक्षा किसी को देना है ना, तो ये क्या हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जैसे मैंने पेरेंट्स का भी एग्जांपल लिया। इकोनॉमिक क्या है कि हर कोई अपने परिवार के लिए खटे, अपने देश के लिए खटे, है ना, जीडीपी को ग्रोथ करवाए, नेशनल इनकम बढ़ाए, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का हिस्सा बन जाता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये आपके ऊपर फिक्स नहीं है, मैं आपके ऊपर पनिशेबल नहीं है। क्या आप किसी दिन घर में अगर सोए रहे तो आपको क्या पुलिस पकड़ के ले जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो डीपीएसपी के तहत है, इस पे पनिशेबल ऑफेंस नहीं है ये। आपको मन नहीं आज काम में जाने का, आप नहीं जाओगे। आपको किसी काम को करने का मन नहीं है, वो आप काम नहीं करोगे। लेकिन नेशनल इनकम को बढ़ावा देना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप इकोनॉमिक ग्रोथ को दो, अपने बच्चे को स्कूल लेके जाओ, लेके आओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये डीपीएसपी के तहत आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीजें जो हम लोग बात करेंगे। अब आगे देखिए, दे सीक टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। अब देखिए वही बात कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट की। However, unlike the fundamental rights, the directive are non-justiciable in nature. That is, they are not enforceable by the court of their violation. अब देखिए मैंने अभी कहा आपको कि इसके वायलेशन पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जेल नहीं हो सकती। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा गौ हत्या प्रतिषेध, माने गायों को मारा जा रहा था, उस पर रोक लगाई गई बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। वो आपको पता होना चाहिए वो आर्टिकल कौन से में आता है, वो आर्टिकल 48 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 48 का हिस्सा है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो उसमें वो बाध्यकारी नहीं है, वो कानूनन नहीं है। अगर कानून होता ना तो आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी इसे लागू कर देता, क्योंकि वो कानून हुआ, सेंट्रल की तरफ से पास हुआ है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हर एक राष्ट्र की जिम्मेदारी है। हर एक राष्ट्र उसे अपनाने के लिए इच्छुक है कि नहीं, डिपेंड माने एग्री है कि नहीं, वो डिपेंड होगा। इसीलिए ममता बनर्जी इसका ऑब्जेक्शन नहीं, माने इसका ऑब्जेक्शन की थी, क्योंकि ये कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि ये डीपीएसपी और ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट को क्या डिसीजन लेना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। हाँ, इन केस अगर यहाँ पर सत्ता परिवर्तित हो जाए, पार्टी चेंज हो जाए, तो क्या होगा, वो जो गवर्नमेंट होगी जिसने सोचा था कि यहाँ पर उस एक्ट को ले आएगी, वो ले आएगी, क्योंकि वो डीपीएसपी केस हो जा रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि गौ हत्या प्रतिशत जो काऊ को मारा जा रहा था वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। आर्टिकल 48 में आता है काऊ।
आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ यही बोला जा रहा है कानून लागू नहीं किया जा सकता और उसके लिए कोई लॉ नहीं बनता है। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। अब देखिए, जिम्मेदारी एक अलग चीज होती है और कानून माने कानूनन प्रेशर एक अलग चीज होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर किसी की हो सकती है। इसी में एक चीज और कहा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम अपने जो नेशनल फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट दें। ये आपके लिए बाध्यकारी नहीं है। नेशनल फ्लैग को आप रिस्पेक्ट दो, नेशनल एंथीम को आप रिस्पेक्ट दो, नेशनल सॉन्ग को रिस्पेक्ट दो। हम लोग की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, अपने छोटे भाई बहन को रिस्पेक्ट दें, अपने बड़े भैया को रिस्पेक्ट दें, है ना। तो अपने फैमिली मेंबर को रिस्पेक्ट देना, बाहर में रिस्पेक्ट देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हैं तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत आता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। They impose a moral obligation on the state authorities of their application। मतलब इसलिए इन्हें लागू करना राज्य की, ये राज्य होगा, ठीक है, राज्य हो गया है, राज्य का नीति नैतिक कर्तव्य है। किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। माने अब ये डिपेंड करता है जनता क्या चाहती है। पब्लिक अगर चाहेगी तो स्टेट जो होता है, स्टेट मतलब सीएम, सीएम के पास पावर होती है। माने पावर क्या, वो डिसाइड करता है और ये इनडायरेक्टली जनता के पास जाता है डिसीजन लेने के लिए। तो जनता जो डिसाइड करती है वही लागू हो जाता है। फॉर एग्जांपल एनआरसी एक मुद्दा आया, लेकिन एनआरसी एक लॉ में कन्वर्ट हो रहा है, ये आप याद रखना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एनआरसी को आप डीपीएसपी में मत ले आना। एनआरसी एक एक्ट बन रहा है, ओके, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला हो जा रहा है, इंडिया की बाउंड्री के सिक्योरिटी का मामला आ जा रहा है, इसीलिए, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज ना हो। तो बहुत सारे मैटर है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है एनआरसी डीपीएसपी का मुद्दा नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि ये पृष्ठभूमि जो है, वास्तविक शक्ति जनमत के हाथ में होती है। माने जनता डिसाइड करती है कि उन्हें क्या चाहिए, वो राज्य की जिम्मेदारी होती है, वो डिसाइड करेंगे उनको कैसा माहौल चाहिए। द मिनर्वा मिल केस, इसको याद रखना है आपको, मिनर्वा मिल केस जो है, और ये देख लीजिए, बट द रियल फोर्स सैंक्शन बिहाइंड देम पॉलिटिकल एंड पब्लिक ओपिनियन, वही पब्लिक के द्वारा जो होगा, ओपिनियन पब्लिक जो चाहेगी वही होगा। मिनर्वा मिल केस, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक of the balance between the fundamental rights and the directive principle। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को रट लेना है आपको। लिखा हुआ है, मिनर्वा मिल्स के मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। मिनर्वा मिल्स एक केस आया था 1980 में। आगे इसके बारे में पूरी डिटेल है, लेकिन मैं ओवरव्यू बस आपको बता दे रहा हूँ, माने इसी में बता दे रहा हूँ। मिनर्वा मिल केस में आया था कि सर्वोच्च न्यायालय में केस गया था, उसमें कहा गया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी एक राइट्स के दायरे में आ जाती है। ये दायित्व होना चाहिए, माने ये इसके ऊपर केस होना चाहिए, पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए। लेकिन ये राय को बदल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक बैलेंस है, इसको नहीं बिगाड़ा जा सकता। अगर हम डीपीएसपी पे भी अगर पनिश देना शुरू कर दे तो बात उलट जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात की गई थी। तो मिनर्वा मिल्स केस आपको याद रखना है, डिटेल तो क्लासेस चलेगी हमारी। आगे देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, और आज का ये लास्ट टॉपिक है। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य। सॉरी गाइस, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य। The original constitution did not provide for the fundamental duties of the citizen। मतलब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। अब देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51 सबसेक्शन आर्टिकल 51A में आती है। देखिए आर्टिकल 51 तक क्या है, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी है, लेकिन 51A, ठीक है, हिंदी में क बोलते हैं, 51 क, तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई उल्लेख नहीं है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का संविधान में उल्लेख नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, मतलब इसको बाद में ऐड किया गया है।
These were added during the operation of internal emergency. अब देखिए आंतरिक जो मतभेद चल रहा था, है ना, तो इंटरनल डिस्टर्बेंसी इमरजेंसी का मतलब होता है इंदिरा गांधी को ऐसा लगा था कि उनके ऑपोजिशन में जो खड़े हैं कहीं वो जीत ना जाए, इसीलिए इंदिरा गांधी ने कहा कि यहाँ पर माने जो आतंकवादी एक्टिविटीज हो रही है या फिर और कुछ दंगे हो रहे हैं, ये ब्लेम करके प्रेसिडेंट से उन्होंने साइन करवा लिया था इमरजेंसी पे। तो ये इंटरनल इमरजेंसी थे, माने नेशनल इमरजेंसी है लेकिन उसको नाम दिया गया इंटरनल इमरजेंसी। बाद में इस वर्ड को हटा दिया जाता है, ओके, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा, इमरजेंसी को हटा दिया जाता है, उसके जगह में दूसरा कुछ आता है। तो ये कब से कब तक था? 1975 से 77। So these were added during the Operation Internal Emergency 1975 to 77 by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमेटी। मतलब जब इंटरनल इमरजेंसी चल रही थी तो उसके बाद क्या हुआ 1976, ये आपको याद रखना है, ये पूरी की पूरी लाइन आपको याद रखनी है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में क्या हुआ, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर उन्होंने रिकमेंड किया, है ना, सिफारिश की कि इसको चेंज किया जाए। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लाया गया और ये जो इंटरनल जो आप देख रहे हैं ये भी, और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड कर दिया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट कब ऐड हुआ? फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुआ। यहां देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया था। मतलब 1976 में आपको लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू किया गया था। किसने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने, हिंदी में समिति बोलते हैं, ओके। अब आगे देखिए, द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी। जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया गया। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया। देखिए पहले एक बना था 76 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, एक और 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, दो हो चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और हमें समझ में नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो यही हिडन पॉइंट होते हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो 100% आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। जब मेरे लेक्चर्स खत्म होंगे, आप रेगुलर फॉलो करिए। जब मैं, आप तो जानते हैं कि हर एक क्लासेस खत्म होने के बाद, हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करता हूँ जिसमें 40 क्वेश्चन के करीबन होते हैं। वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए। आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा आपको सब कुछ आता है पॉलिटी से रिलेटेड। अदर सब्जेक्ट के लिए अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि अदर सब्जेक्ट मैंने शुरू ही नहीं किया। जब मैं शुरू करूंगा धीरे धीरे, जैसे 10 तारीख से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरुआत करने वाले हैं, तब आपको उसमें भी 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बोलेंगे नहीं सर, अब हर एक एग्जाम को हम लोग क्रैक कर सकते हैं। बस आपको बिलीव रखना है, खुद के ऊपर भी और मुझ पर भी। तो आप बिलीव रख सकते हैं, तो मेरे तरफ से ऑलवेज सपोर्ट है। एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करता हूँ, पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये समझ में आया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 4A। अब देखिए पार्ट 4A की बात की जा रही है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल 51A। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, हाँ, स्पेसिफाई द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11। अब देखिए इस संविधान के 4A भाग में, 4A भाग में, ये 4A भाग है में एक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है जिसमें केवल एक अनुच्छेद है, 51 क। याद रहेगा आपको, 51 क, ठीक है, 51 का 51A। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा। अब ये कर्तव्य क्या है? टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। अभी मैंने कहा था ना, ये ड्यूटीज बन जाती है हमारी। तो यहां देखिए, तो इसके तहत भारतीयों का कर्तव्य, क्या क्या कर्तव्य है कि राष्ट्रीय संविधान की रिस्पेक्ट करे, राष्ट्र ध्वज की रिस्पेक्ट करे, राष्ट्रगान का आदर करे। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे।
टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें। प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर एटसेट्रा, सभी सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे इत्यादि। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे, क्योंकि डायरेक्ट लाइन है ये, मैं इसमें क्या समझाऊं। नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथीम को रिस्पेक्ट करना है, भाईचारा रखना है, ब्रदरहुड रखना है ना, ये सारे चीज हमारे जो हेरिटेज है, जो जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं ताजमहल, अब ताजमहल को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, तो ये सारी बात है। नॉट ओनली ताजमहल, जितने भी हमारे हेरिटेज है सबकी। क्लियर है? आगे देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज द रिमाइंडर टू सिटीजन दैट व्हाइल एंजॉयिंग देयर राइट्स they have also be quite conscious of duties they own to their country, their society, to their fellow citizen। यहां देखिए आप क्या बोल रहे हैं, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश, अन्य नागरिकों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। मतलब आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हो, अपने कर्तव्य को फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये भी याद रखना है कि देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, नेशन के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी फॉलो करना है आपको। ठीक है, देश को ग्रोथ दिलवाना है, अपने कंट्री के नाम को रोशन करना है, ये सारा कुछ आ जाता है इसमें। अब आप खुद देखिए कि इसरो अगर कोई रॉकेट लॉन्च करता है तो हमें कितनी खुशी होती है, क्योंकि इसरो का ये मौलिक कर्तव्य है, उसका ये क्या है, राइट ड्यूटीज है, उसकी ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्योंकि वो देश के नाम को रोशन करे। और ये भी याद रखना है किसी को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, हम नहीं चाह कर भी किसी को इंसल्ट कर देते हैं। तो एक अच्छा इंसान वही होता है जो अपने आप को समझे, क्योंकि दुनिया को समझने के जब हम दुनिया को समझने जाते हैं तो अपने आप को पहले समझना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को इग्नोर करते हैं पहले। तो अपने आप को पहले आप समझिए, अगर आप अपने आप को खुद से समझने लग गए, फिर और किसी को समझाने की दरकार नहीं है, आप जो भी करोगे वो सब सही होगा। अब यहाँ देखिए, हाउएवर लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, द ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नीति निर्देशक तत्वों की तरह, जिस तरीके से डीपीएसपी था आर्टिकल 36 टू 51, सेम उसी की तरह डीपीएसपी की तरह कर्तव्य, जो ये कर्तव्य भी कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। सेम जिस तरीके से डीपीएसपी की अभी हम लोग बात की कि उस पर जो कानून लागू नहीं किया जा सकता वो नॉन जस्टिसेबल है ना, उसी तरीके से इस पर भी कोई कानून लागू नहीं हो सकता। ये क्या है, ड्यूटीज है आपकी। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आज का सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था आपसे कि आप ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 तारीख से हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। बहुत जन कहते हैं मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो 1765 से शुरू हुई है, बहुत जन कहते हैं 1757 से शुरू हुई है। लेकिन अगर मैं आपको स्टडी करवाऊं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर बात करें तो रातों रात चेंज नहीं हो जाएगी, ये इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी होगी। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री को मानूं तो मैं मानूंगा पुर्तगालीज से। पुर्तगाल जब आना शुरू हुए, फॉर एग्जाम्पल वास्को डिगामा, है ना, वास्को डिगामा जब भारत आए तो उस समय से मैं मानना शुरू करूंगा, मतलब 1498 से मैं कैलकुलेट करना शुरू करूंगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से सीखनी है, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो ही, नहीं तो अदरवाइज जिस तरीके से मैंने अनाउंसमेंट किया वैसे ही मैं करवा दूंगा। लेकिन ये चैनल, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप लोगों का है। आप जो डिसाइड करेंगे वो यहाँ होगा। आप अगर कहेंगे कि सर मॉडर्न हिस्ट्री पुर्तगाली से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मॉडर्न हिस्ट्री पुर्तगाल से शुरू होती है, क्योंकि वो ही सारे कुछ जो नए नए टेक्नोलॉजीज होते हैं वो सब लाना शुरू करते हैं, है ना। टेक्नोलॉजीज हुए, जो आइडियाज होते हैं वो लोग लाना शुरू करते हैं। उसके बाद डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, इंग्लिश आते हैं, इस तरह के क्रम हम लोग देखेंगे और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो ये आपको डिसाइड करना है।
कि सर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आप अगर 1498 माने पुर्तगाल से शुरू करना चाहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर वही जिस तरीके से मैं अनाउंस कर रहा हूँ वैसा शुरू करना चाहेंगे, आप डिसाइड करिए। तो आज का सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। कमेंट बॉक्स पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज उसका आंसर दीजिए, और देना एक आपका भी कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटीज बनती है, उसको फॉलो किया करिए। और पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, पीडीएफ को जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स के साथ।